हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कुछ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़ जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर की डिस्कशन तो हमने ख़त्म कर दी थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एमसीक्यूज़ और केस स्टडीज़ के ऊपर जो है वीडियोज़ बनाऊँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। केस स्टडीज़ को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, कैसे केस स्टडी को क्रैक करना है, कैसे एमसीक्यूज़ को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ के सही आंसर देना है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमारे साथ आप अंत तक ये वीडियो देखते रहिएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखो, क्लैट के लिए बचे हैं अब सिर्फ 5 महीने। इन 5 महीनों में आपको 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, 20 से ज़्यादा बुक्स, क्लैट के नए पैटर्न, अपने बोर्ड एग्जाम्स को हैंडल करना है। तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आपको कवर करना है, लेकिन टाइम है बहुत ज़्यादा लिमिटेड। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है क्लैट के एक्सक्लूसिव बैचेस टारगेट 5.0। ये कंप्लीट बैच जो है 2021 क्लैट के लिए टारगेट किया गया है। इसके साथ और भी काफ़ी सारे बैचेस हैं। हर दिन अनअकैडमी के वेबसाइट पे या उसके ऐप पे अगर आप जाओगे तो आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट्स मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हो अपने क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पर जो एडुकेटर्स हैं ना, ये टॉप क्वालिटी एडुकेटर्स हैं। आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं और टीचिंग में भी इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो पूरा फ़ायदा उठाइए अनअकैडमी के इस क्लैट के कोर्स का। सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगी, स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे अच्छे से। आप मॉक टेस्ट दे सकोगे, लाइव टेस्ट सीरीज़ अटेंड कर सकोगे। क्लैट के अलावा भी दूसरे कोर्सेज हैं लॉ के लिए। तो और देर ना करते हुए आप अनअकैडमी के साइट पे जाओ या ऐप पे जाओ और इस कोर्स को, क्लैट को सब्सक्राइब करो और अपनी लॉ की तैयारी जो है, लॉ में करियर बनाने की, उसको आज ही चालू कर दो। और हाँ, इस सब्सक्रिप्शन को करते समय भूलना मत, ये कोड ज़रूर यूज़ करना। तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा जब आप ये कोड यूज़ करोगे। तो अब चलिए लेक्चर में वापस चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, the number of consumer organizations are very less. This is related to which importance of consumer protection? तो कह रहा है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि उभरते देशों में, या अभी तक डेवलप हुआ नहीं है पूरी तरह से, डेवलपिंग कंट्री है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? इतना कम क्यों है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का संख्या? तो ऑप्शंस देखो। सबसे पहला वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, बी ऑप्शन है कंज्यूमर इग्नोरेंस, सी ऑप्शन है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अच्छा ठीक है, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बार जब भी मैं कोई एमसीक्यू पढ़ूं या कोई केस स्टडी को सॉल्व मतलब यहाँ पर डिस्कस करूं, तो आंसर बताने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ज़रूर ट्राई करना, इसको अच्छे से पढ़ना, खुद ट्राई करना, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना, तब मेरे से आंसर आप जान लोगे। और आंसर जैसे ही आपको पता चल जाएगा और अगर वो आंसर आपके आंसर के साथ मैच हो जाता है तो आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही दिशा में सोच पा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 कारण दिए। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन होता तो है लेकिन उसके कारण कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की संख्या कम नहीं है। ठीक है, ये मेन कारण नहीं है। कंज्यूमर इग्नोरेंस भी मेन कारण नहीं है। मेन कारण जो है वो है पॉइंट नंबर सी, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखो, कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशंस कम इसीलिए हैं क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा होंगे ना। यहीं पर क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। तो आपको हर वर्ड को अच्छे से समझना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये केस स्टडी है, चलो इसको पढ़ते हैं। ग्राहक शक्ति एक एनजीओ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप टू डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स. During the discussion, one of the members drew attention towards exploitation of consumers due to defective and unsafe products, adulteration, black marketing, hoarding, etc. To this, another member argued that consumers themselves are responsible as they do not raise collective voice against the exploitation. The chairperson of the organization was of the opinion that it was also the duty of the businessman to take care of the interest of various stakeholders. Business organizations earn money by selling goods and services to consumer, so the interest of the stakeholder have to be well taken care of. अब क्या कह रहा है कि ग्राहक शक्ति एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया ताकि वेरियस इश्यूज जो कंज्यूमर्स को आते हैं उसको डिस्कस किया जा सके। ठीक है, तो डिस्कशन के दौरान एक मेंबर ने कहा
कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है, ठीक है, उसको डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, होर्डिंग करके दाम बढ़ा दिया जा रहा है, कंज्यूमर को लूटा जा रहा है। तो एक मेंबर ने कहा कि कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दूसरे मेंबर ने कहा कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही, कंज्यूमर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि वो लोग अपना आवाज़ नहीं उठाते हैं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। तो अगर कोई तुम पर अत्याचार कर रहा है और उसके अगेंस्ट में तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो तुम्हारा अत्याचार तो होता रहेगा। तो ये दूसरे मेंबर का कहना था। अब चेयरपर्सन जो था इस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि ग्राहक शक्ति का, वो कह रहा था कि बिजनेसमैन की भी ड्यूटी होती है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखे, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंज्यूमर्स को ही अपने गुड्स और सर्विसेज बेचकर पैसा कमाता है। तो बिजनेसमैन एग्जिस्ट ही करता है कंज्यूमर के लिए, तो वो फिर कंज्यूमर को क्यों एक्सप्लॉइट करेगा, क्यों ठगेगा, क्यों डिफेक्टिव। तो ये बातें डिस्कस हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेट 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज डिस्कस्ड इन ग्राहक शक्ति वर्कशॉप। तो ग्राहक शक्ति के वर्कशॉप में ऐसी कौन सी 3 बातें डिस्कस हुई हैं जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो 3 बातें डिस्कस करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो डिस्कस हुई है वो ये है कि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो पहले एक मेंबर ने उछाला। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, यही वाला इसका फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट होगा जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में एक बंदे ने कहा कि कंज्यूमर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो आवाज़ नहीं उठाना ये क्या होगा? इग्नोरेंस होना, कि ठीक है भाई छोड़ो ना, हटाओ ना, क्या ज़रूरत है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो है कंज्यूमर इग्नोरेंस। ओके, ध्यान से चीज़ों को समझना है। ठीक है, खाली आप रट के चले जाओगे वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर, तो नहीं होगा। आपको समझ के केस स्टडी को आंसर खुद डेवलप करना होगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर बोला है कि जो बिजनेस है, चेयरपर्सन ने कहा था कि जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसको भी तो देखना चाहिए कि हम अपने कंज्यूमर्स का ध्यान रखें, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स बेचें, उसको चीट ना करें, क्योंकि पैसे तो बिजनेसमैन कंज्यूमर्स को सर्विसेज और गुड्स बेच के ही कमाते हैं। तो उनका इंटरेस्ट का ध्यान तो बिजनेसमैन को रखना चाहिए। तो ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है वो इन पॉइंट्स में नहीं है, लेकिन इसमें मत खोजने लगना। ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, कि एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिस सोसाइटी में काम करता है, जिन कंज्यूमर से पैसा कमाता है, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखे, उनको कभी भी डिफेक्टिव, अनसेफ, एडल्ट्रेटेड या ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया थर्ड पॉइंट जो डिस्कस हो रही है वह है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, तो ग्राहक शक्ति वाला ये केस स्टडी डिस्कस हो गया। 3 पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए बोला था, वो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एमसीक्यू है, लेबलिंग ए कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हेल्प द कंज्यूमर टू एक्सरसाइज। तो लेबलिंग क्या है? एक प्रोडक्ट मिक्स का कंपोनेंट है, प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़ा था, वो कंज्यूमर को किस तरह हेल्प करता है। ठीक है, तो लेबलिंग से कंज्यूमर को किस तरह हेल्प करता है। अब देखो, पहला ऑप्शन है राइट टू सेफ्टी, दूसरा ऑप्शन है राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, तीसरा ऑप्शन है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और चौथा ऑप्शन है राइट टू हर्ड। तो पॉज करके एक बार आंसर सोचो, फिर प्ले करना। तो शायद आपने अभी तक आंसर सोच लिया होगा। तो ये जो है इसका जो सही आंसर होगा वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब देखो, कोई भी चीज़ का अगर आप पैकेट ले लोगे, लेबल जो उसके ऊपर लगा होता है, बिस्किट का ले लो, चिप्स का ले लो, किसी भी सामान का ले लो, साबुन का ले लो, तो उसमें ना काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, जैसे क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है, और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या क्या उसमें रहता है, कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पैकेजिंग या लेबलिंग के ऊपर ही दिया हुआ रहता है। अच्छा, सेकंड जो है एमसीक्यू यहाँ पर वो है जागो ग्राहक एडवर्टीजमेंट इज़ हाईलाइटिंग विच कंज्यूमर राइट। तो जागो ग्राहक जो एडवर्टीजमेंट है इसमें कौन से कंज्यूमर राइट को हाईलाइट किया जा रहा है। तो देखो ऑप्शन है राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन,
राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू बी हर्ड। जो ऑप्शंस यहाँ थे वही ऑप्शंस यहाँ भी हैं। तो देखो जागो ग्राहक क्या है ना, ये एक कैंपेन है जो सरकार ने चलाया था कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार सोचो दिमाग में। यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो है ये ऑप्शन बी, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। जागो ग्राहक कैंपेन के थ्रू सरकार ने कंज्यूमर को एडुकेट करने के लिए ये कैंपेन चलाया था, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, जिसमें तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, ओके, जिससे कंज्यूमर को पता चले, कंज्यूमर अवेयर हो, चीज़ों के बारे में जाने कि उसको क्या क्या उसका हक है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये केस स्टडी है, देखो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। हिमेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन स्टार्टेड वर्किंग विथ अ मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली। हिमेश जो है वो अपने ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना चालू किया, बट ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स ही हैड टू गो बैक टू हिज विलेज। लेकिन उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब होने के कारण उसको अपने गांव वापस लौटना पड़ा। अब देयर ही नोटिस दैट द विलेजर्स वेयर लिटरेट बट इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स। तो वहाँ पर गांव में उसने देखा कि जो गांव वाले थे वो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन एक कंज्यूमर के हिसाब से उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं थी, वो इग्नोरेंट थे, या जानकारी होने पर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। Many vegetable vendors were using stones as weights to sell their vegetables। तो यहाँ देखो ये चीज़ें आपने भी नोटिस की होंगी, अगर कभी आप सब्जी मंडी गए हो तो कभी कभी वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं वो जो पल्ले पे जिसमें वेट करते हैं सब्जियों को, उसमें पहले जो लोहे का ये आता था वेट करने का, जो तराजू में वेट्स आते थे जिसमें 1 kg 500 ग्राम इसके वेट्स होते थे, उसके जगह पर वो पत्थर का यूज़ कर रहा था बहुत सारे वेजिटेबल वेंडर्स, ठीक है। तो पत्थर क्या होता है, पत्थर कभी भी एग्जैक्ट वेट नहीं होता है, तो कंज्यूमर को या तो कम मिल रहा है या तो ज़्यादा मिल रहा है। तो ज़्यादातर केस में कंज्यूमर्स को कम ही मिलता था, तो उस केस में कंज्यूमर्स जो है यहाँ पर थोड़े थोड़े ठगे जा रहे थे, आप जो भी कह लो, ठीक है। हो सकता है कि वेजिटेबल वेंडर्स जो है जानबूझ के नहीं कर रहे हो ठगाने के ये मोटिव से, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मिलनी चाहिए वेजिटेबल खरीदने वाले को उतना तो नहीं मिल रहा था, कम मिल रहा था या ज़्यादा मिल रहा था, यानी कि जितने के वो पैसे दे रहे हैं उसे या तो ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर उसने वो नोटिस किया। सम शॉपकीपर्स वेयर सेलिंग फूड आइटम्स विदाउट FPO मार्क। अब FPO मार्क क्या है, FPO मार्क है फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मार्क होता है। अब ये क्या होता है, कोई भी प्रोसेस्ड फूड जो होता है ना, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, चिप्स ले लो, बिस्किट ले लो, जूस ले लो, ठीक है, इसमें FPO की सर्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर दुकानदार जो थे गांव में वो फूड आइटम्स बेच रहे थे FPO मार्क, बिना FPO मार्क वाला फूड आइटम, ठीक है। विलेजर्स डिड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दिस प्रैक्टिसेस। तो जो गांव वाले थे ना उनको लग रहा था कि ठीक है चलो ये सब तो चलता है, होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हिमेश जो शहर से आया था उसको पता था कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उसने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक वीकली जर्नल पब्लिश करना चालू किया, यानी कि एक वीकली मैगजीन उसने सोचा कि गांव में छपवाएंगे और लोगों में बांटेंगे, और उसका नाम रखा जन जागृति, ठीक है। तो यहाँ पर किस राइट की बात हो रही है जो हिमेश ने एक्सरसाइज किया है, कौन सा कंज्यूमर राइट हिमेश ने यहाँ पर इन्वोक किया है। तो देखो यहाँ पर हिमेश जो एक्चुअली कर रहा है, वो जब गांव में गया तो उसने देखा कि बहुत सारे जो गांव वाले हैं पढ़े लिखे तो हैं पर उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। तो हिमेश ने सोचा कि एक वीकली जर्नल जो है जन जागृति, इससे क्या करेंगे, कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में बताएंगे कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं। तो हिमेश भी वहाँ पर वही काम कर रहा है जो जागो ग्राहक कैंपेन में एक सरकार कर रही है। तो यहाँ पर हिमेश कौन से राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, इसी राइट को कर रहा है जो इस क्वेश्चन का भी आंसर था, यहाँ पर भी वही आंसर होगा, ठीक है। देखो CBSE में ये आया था, शायद सैम्पल पेपर 2014 में ये था। तो ऐसे ऐसे आपको देगा, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ऐसे केस स्टडीज देगा जिसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी तो दे सकता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्चुअली ये वाला नहीं, यहाँ तो कंज्यूमर इग्नोरेंट था अपने राइट्स के बारे में, उसको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं था। तो यहाँ पर वो कंज्यूमर्स को एडुकेट कर रहा है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन में होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सब चीज़ें जब बताई जाती हैं तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। रोनित राज, मार्केटिंग मैनेजर, इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ फॉर विच ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली।
तो रोनित राज एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो डायबिटीज़ का, शुगर का पेशेंट है, जिसके लिए वो रेगुलर दवाई खाता है। एक बार वो पटना के टूर में जा रहा था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वाज हॉस्पिटलाइज। तो पटना के टूर में जाते समय एक एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गया, लेकिन ड्यू टू डॉक्टर्स नेग्लिजेंस ए डेलिकेट नर्व ऑफ हिज राइट लेग वॉज कट, रेंडरिंग हिम क्रिपल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये हम नहीं होगा, ये होगा हिम। क्या हुआ, एक दिन वो टूर पे पटना जा रहा था, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन डॉक्टर की गलती की वजह से, डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से एक उसका नस कट गया राइट पैर का, जिसके कारण वो सारी ज़िंदगी जो है अपाहिज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कंज्यूमर राइट है जो डॉक्टर ने वायलेट किया? ओके, तो देखो कंज्यूमर के यहाँ पर सारे राइट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं आपके लिए। तो देखो कौन सा राइट है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब एक बार आप जेन्युइनली सोचो कि इस केस में डॉक्टर की गलती की वजह से ये जो बंदा है रोनित राज, ये अपाहिज हो गया, तो यहाँ पर कौन सा राइट जो है उसका वायलेट हुआ है? ठीक है, सोचो। इसका जो सही आंसर होगा ना वो है राइट टू सेफ्टी। कोई भी कस्टमर, देखो यहाँ पर रोनित रॉय का जब ऑपरेशन करा था डॉक्टर, तो रोनित रॉय यहाँ पर कंज्यूमर है, वो एक सर्विस ले रहा है डॉक्टर से और डॉक्टर उसको पेड सर्विस दे रहा है। डॉक्टर यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, पैसे दे के वो सर्विस दे रहा है रोनित को। तो पेड सर्विस के केस में कंज्यूमर का ये राइट होता है कि जो भी सर्विस आप उससे ले रहे हो वो सेफ सर्विस हो, उससे आपको नुकसान या आपके लाइफ को या आपकी हेल्थ को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अपाहिज हो गया, तो यहाँ पर राइट टू सेफ्टी जो है ये वाला वायलेट हुआ है और इसके अगेंस्ट में वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टर के अगेंस्ट केस भी कर सकता है। ओके, अब ये वाला जो है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, वाइल परचेजिंग गोल्ड ज्वेलरी विच मार्क वन शुड लुक फॉर। तो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते समय आपको कौन सा मार्क दिखना चाहिए? ऑप्शंस है हॉलमार्क, इको मार्क, ISI मार्क और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर है हॉलमार्क। आप सबको पता होगा गोल्ड ज्वेलरी में हॉलमार्क देखा जाता है। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, शायद आप आंसर बता दोगे, एक बार ट्राई ज़रूर करना पॉज करके। ऑन अ पैकेट ऑफ जूस, चिप्स, बिस्किट्स विच मार्क शुड बी प्रेजेंट। वैसे ये मार्क मैंने भी कभी देखा नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इन सब चीज़ों का पैकेट खरीदूंगा तो देखूंगा उसमें है कि नहीं है। वैसे यहाँ क्वेश्चन है तो मैं आंसर बता देता हूँ। जूस, चिप्स और बिस्किट्स के पैकेट में कौन सा मार्क रहना ज़रूरी है? एग मार्क, FPO, ISI मार्क और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो FPO है, क्योंकि जूस, चिप्स, बिस्किट्स जो है ना ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स। तो प्रोसेस्ड फूड्स में FPO, प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कुछ है, उसका मार्क जो है वो होना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये एक अच्छा केस स्टडी है। नेहाज एल्डर ब्रदर परचेज्ड iPhone 11 एप्पल मोबाइल फ़ोन फॉर 65,000 विदाउट कैश मेमो फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड एंड ऑथराइज्ड डीलर विद अ गारंटी that mobile phone will be replaced with new one if any of its part become defective within 1 year from the date of purchase. Within 1 month, the mobile stopped working. When Neha's brother approached his friend for replacement of mobile, he refused. तो नेहा का एक एल्डर ब्रदर है, उसने एक आईफोन खरीदा और 65,000 में खरीदा विदाउट कैश मेमो फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड, जो कि एक ऑथोराइज डीलर था। ठीक है, और उसने गारंटी भी दिया कि अगर कुछ होता है तुम्हारा 1 साल के अंदर तो हम तुम्हारा डिफेक्ट ठीक कर देंगे। लेकिन 1 महीने के अंदर ही मोबाइल ख़राब हो गया। लेकिन नेहा का भाई जब उस दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब कौन से रिड्रेसल एजेंसी के पास नेहा का भाई जा सकता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? सोचो सोचो, पॉज करके अपने दिमाग में सोचो। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि नेहा का भाई किसी भी रिड्रेसल एजेंसी के पास नहीं जा सकता, वो कहीं जाके कंप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, विदाउट कैश मेमो उसने खरीदा था ये वाला फ़ोन। तो कैश मेमो जब तक नहीं लेगा तब तक परचेज वैलिड नहीं होगी, वो प्रूव ही नहीं कर पाएगा कि उसने 65,000 देके आईफोन खरीदा है इस बंदे से। तो जब कैश मेमो ही नहीं रहेगा तो वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये वाला लाइन जो है बहुत लोग स्किप कर जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दे देंगे कि ऑथराइज डीलर है, ये है, वो है, गारंटी दिया है तो इसके अगेंस्ट में तो अप्रोच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट था, विदाउट कैश मेमो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हु कैन बी ए जज ऑफ स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन का जज, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है ना ये गलत लिखा है, ये जज नहीं होगा, ये होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, हु कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन। और प्रेसिडेंट भी जो होता है वो जज का ही काम करता है। तो जो भी हो, जो प्रेसिडेंट कौन होगा
ऑप्शन ए है रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन बी है रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट, बोथ ऑप्शन ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज जो है उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर होगा। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है मुकुल परचेज्ड अ हाउस फॉर ₹30 lakhs फ्रॉम अ हाउसिंग कंपनी एंड फाउंड इट बीइंग डिफेक्टिव. Despite many complaints, the defect was not rectified. He filed a complaint in the state commission but was not satisfied with the order. Where can he appeal and in how many days? देखो मुकुल जो है एक बंदा है, इसने एक घर खरीदा 30 लाख में फ्रॉम अ हाउसिंग कंपनी, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। बहुत सारे कंप्लेंट्स करने के बाद भी उन डिफेक्ट्स को सही नहीं किया गया, तो फिर उसने कंप्लेंट फाइल की स्टेट कमीशन में। अब आप कहोगे कि स्टेट कमीशन में क्यों फाइल की, डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्यों नहीं पहले फाइल की? तो स्टेट कमीशन में डायरेक्टली इसलिए फाइल की क्योंकि 30 लाख जो है अमाउंट थी घर की, तो 30 लाख जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है। 20 लाख तक आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा, तो इसलिए उसने स्टेट कमीशन में फाइल की। लेकिन स्टेट कमीशन में जो उसको ऑर्डर मिला उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो अब वो कहाँ जा सकता है? स्टेट कमीशन के ऑर्डर से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील फाइल कर सकता है नेशनल कमीशन में। ठीक है, तो नेशनल कमीशन में वो जाएगा और कितने डेज, हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर उसको नेशनल कमीशन में अपील करना पड़ेगा स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में। ठीक है, अब ये लास्ट है आज का क्वेश्चन। अ फार्मर परचेज सीड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम भारत फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. द सीड्स वेर वेरी कॉस्टली एज दे वेर ऑफ हाइब्रिड वैरायटी. ठीक है, आफ्टर 6 months ही नोटिस दैट द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वॉज नॉट अप टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड. ही रिपोर्टेड दिस मैटर टू द सेलर बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लाइबिलिटी. मेंशन द रिड्रेसल एजेंसी इन विच ही कैन फाइल कंप्लेंट. तो एक फार्मर है, उसने 20,000 रुपये के सीड्स खरीदे। फार्मर क्या करता है? वो बीज बोता है तभी तो उससे फसल होती है। तो भारत फर्टिलाइजर्स बोल के एक कंपनी से उसने सीड खरीदा। अब सीड जो थे वो काफ़ी कॉस्टली थे, देखो 20,000 के सीड्स थे तो काफ़ी कॉस्टली थे। वो एक हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स थे जहाँ पर इस कंपनी ने प्रॉमिस किया होगा कि बहुत अच्छा फसल होगा या बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा फलन होगा। लेकिन 6 महीने बाद, बीज बोने के बाद, मेहनत करने के बाद वो देखा कि प्रोड्यूस जो आया, फसल जो आया वो अच्छी क्वालिटी का, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड का नहीं था, जो प्रॉमिस स्टैंडर्ड था वैसा नहीं था। तो उसने भारत फर्टिलाइज़र यानी कि सेलर को ये चीज़ बताई, लेकिन सेलर ने लाइबिलिटी लेने से एक्सेप्ट कर दिया, कोई बहाना वहाना बना दिया होगा। तो अब ये जो फार्मर है ये किस रिड्रेसल एजेंसी में जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो गुड्स यहाँ पर बेचे गए हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 20,000। ओके, तो 20,000 के गुड्स जो हैं, आपको पता है कि 20 लाख तक के जो कंप्लेंट्स होते हैं, 20 लाख वैल्यू तक के, वो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ओके, तो यहाँ पर ये जो 20,000 का मामला है ये भी जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में, क्योंकि 20,000 20 लाख से कम है। अगर ये वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा होती तो स्टेट कमीशन में जाता। ठीक है, तो आज की डिस्कशन जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर और ये केस स्टडी वाला जो सिलसिला इस वीडियो में हुआ है ये आपको पसंद आया होगा। आप अपना जो व्यूज़ हैं, आपके ओपिनियंस जो हैं वो नीचे कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि इन टाइप के जो वीडियोज़ हैं, जो केस स्टडीज़, क्वेश्चंस आंसर्स, ये सब पहले मैंने कभी कवर किया नहीं था, इसको और अच्छा और बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।